हेलो एवरीवन। बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें मालूम है कि DSSB पीजीटी हिंदी के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं और हिंदी का सिलेबस क्या होगा आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो DSSB, ठीक है, DSSB पीजीटी हिंदी के विषय में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पीजीटी की जो वैकेंसी निकली है सभी सब्जेक्ट्स में है, लेकिन हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी। ठीक है, और सिलेबस क्या होगा इसको हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस का जैसा कि जिन्होंने सिलेबस के विषय में भी विज्ञप्ति जारी कर दी है कि सिलेबस का जो अध्ययन यानी पाठ्यक्रम जो है आपका वो विस्तृत रहेगा। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि विस्तृत है, इसका मतलब विस्तार से हमें अध्ययन करना है। ठीक है, दूसरा, चूंकि ये पीजीटी है तो पीजीटी लेवल का जो सिलेबस है, यानी सिलेबस क्या होगा, वास्ट होगा, हमारा बहुत ब्रॉड वास्ट होगा। यानी सिलेबस को हमें टॉपिक्स देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरह से, मतलब क्या टॉपिक रहेंगे, किस तरह से ये सिलेबस हमारा रहेगा, ताकि हम परीक्षा में ये सिलेबस का अध्ययन करके अच्छे से तैयारी के साथ उतर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है कि पहले हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य, चूंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ विस्तृत अध्ययन है, तो यहाँ पर उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि विद्यार्थियों के लिए कि विस्तृत का ध्यान पूर्वक समझे कि क्या है विस्तृत। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का क्या है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य इतिहास का विस्तृत अध्ययन क्या है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इतिहास का विस्तृत अध्ययन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और 2-3 बार कह चुकी हूँ, विस्तृत आ रहा है इसका मतलब बहुत ही हमें तैयारी से उतरना है यहाँ पर। ठीक है, विस्तृत अध्ययन है। ठीक है, तो अब जैसा कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, आदिकाल। ठीक है, हम अगर देखें तो हमारा जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से शुरू हो रहा है, आदिकाल से रीतिकाल। यहाँ पे आदिकाल से रीतिकाल दिया है, जबकि क्या होता है, आदिकाल पहले आ रहा है। ठीक है, पहले आदिकाल आ रहा है, फिर भक्ति काल आता है। ठीक है, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ इन्होंने, आदिकाल से रीतिकाल। कोई बात नहीं, थोड़ा सीक्वेंस का फेरबदल है, ध्यान रखना है तो टॉपिक्स वही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, सीक्वेंस में नहीं है, इतना सही है, बाकी टॉपिक्स में कोई भी फेरबदल नहीं है। आदिकाल से रीतिकाल, भक्ति काल, 4 कालों में जैसा कि इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, भक्ति काल, और इसके बाद दिया हुआ इन्होंने आधुनिक काल। ठीक है, ये आधुनिक काल है। ठीक है, आधुनिक काल, चारों कालों का यानी विस्तृत अध्ययन हमें करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने इसके साथ ही जो कवि और लेखक है उनके विषय में दे दिया, जैसे कि चंद्रवरदाई, वहां पे चंद्रवरदाई लिखा हुआ, लेकिन चंद्रवरदाई हम सही कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई है। अमीर खुसरो, कबीर, दादू रैदास, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, दादू, ठीक है, रैदास। मैं सभी को यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, रैदास, नानक जायसी। ठीक है, क्या है, नानक। ठीक है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है, मैं आधा ठीक है, जायसी है। तुलसीदास। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो तुलसीदास तो क्या है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुलसीदास हैं। और जबकि अगर मैं बात करूं तो जायसी की भक्ति काल के सूफी संत में आते हैं। जायसी किस में आते हैं, भक्ति काल के सूफी संत में आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और तुलसीदास जो है भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, केशव, ये क्या, रीतिकाल के कवियों में केशव, देव बिहारी, तो यहाँ पे बीच बीच में मिक्स करके दिया हुआ है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें तो केवल वो नाम याद रखने। उसके बाद हम जब हम सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आदिकाल में कौन से है, रीतिकाल में कौन से है, भक्ति काल में, उन सबको अलग अलग कर लेंगे और जो सिलेबस में दिए हैं उन्हीं कवियों का, लेखकों का विस्तार से वर्णन यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, केशव है। मीराबाई, मीराबाई फुटकर कवियों में आती है। ठीक है, भक्ति काल की है ये भी, मीराबाई। सूरदास, सूरदास तो आप जानते ही हैं, अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, देव घनानंद। ठीक है, देव घनानंद, देव घनानंद। ठीक है, रीतिकाल के कवियों के अंतर्गत आ रहे हैं ये। बिहारी मतीराम सेनापति, कौन से हैं, बिहारी। ठीक है, मतीराम, मतीराम सेनापति, सेनापति। ठीक है, सेनापति। पद्माकर भारतेंदु, ठीक है, ये हो जाते हैं पद्माकर। अब
पद्माकर, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है भारतेंदु। भारतेंदु का मतलब क्या है कि आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी है, और बिना भारतेंदु के आधुनिक युग की शुरुआत तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि सूत्रपात करने वाले भारतेंदु जी ही माने गए हैं। ठीक है। बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन भी कहा जाता है ना। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी। महावीर प्रसाद श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद, ठीक है, महावीर प्रसाद श्रीधर पाठक। ठीक है, कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है। हरियोग मैथिली शरण गुप्त, हरियोग मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। पंत निराला, ये चारों जो हैं ये क्या है? छायावाद के आधार स्तंभ माने गए हैं। तो ये चारों कौन है? छायावाद के आधार स्तंभ है, यानी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत और निराला जी। ठीक है। निराला नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा। यानी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हम आधुनिक काल में पहुंच गए तो यहाँ पे चारों युग तो हमें पढ़ने ही है। ठीक है ना। छायावाद भी पढ़ना है, भारतीय युग पढ़ना है। अगर आधुनिक युग याद के बढ़ रहे हैं तो ठीक है, छायावाद है, भारतीय युग है, द्विवेदी युग है। ठीक है, इन सभी को हमें पढ़ना होगा। ठीक है ना। नई कविता भी पढ़ेंगे, साठोत्तरी कविता के विषय में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, नरेंद्र शर्मा, द्विवेदी युग, छायावाद। ठीक है। नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट देखिए, केदारनाथ अग्रवाल नागार्जुन, कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल नागार्जुन। ठीक है, कौन है? नागार्जुन। मुक्तिबोध नेमचंद्र, कौन है? मुक्तिबोध। ठीक है, नेमचंद्र। ठीक है, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिरिजा कुमार माथुर, एक्सप्रेस पे देख लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर। अज्ञे भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? ये आधुनिक काल के अंतर्गत है, जो कि आधुनिक काल को भी हम देखते हैं कि भारतीय हिंदू है, छायावाद है, आधुनिक काल है, नई कविता है, प्रगतिवाद है, साठोत्तरी कविता है, सबका वर्णन भी इन्हीं, मतलब ये कवि जो है अलग अलग उसके दिए हुए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ मिश्र। ठीक है, शंभुनाथ मिश्र। तो ये हो जाते हैं हमारे, ये हमारे हो जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से चारों कालों के वर्णन। ठीक है। दूसरा रहेगा दोस्तों हमारा गद्य साहित्य। ठीक है, वो तो था हमारा हिंदी साहित्य का। अब देखते हैं यहाँ पर गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। दूसरा क्या है? गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। यहाँ पर डीयू के द्वारा क्या दिया हुआ है, यानी कि DSSB के द्वारा क्या बताया गया है कि गद्य साहित्य जो है इसका भी यहाँ पर क्या होगा? विस्तृत अध्ययन है। तो विस्तृत शब्द आते ही समझ जाना कि विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वैसे तो 5 मुख्य गद्य साहित्य की जो है 5 मुख्य विधाएं मानी गई, जैसे कहानी है, उपन्यास है, ठीक है, नाटक, निबंध और आलोचना। लेकिन यहाँ पर और भी दी हुई है, उन सभी का हमें विस्तृत अध्ययन करना होगा। जैसे देखते हैं निबंध, कथा साहित्य। कौन सा है? निबंध। ठीक है, कथा साहित्य। ठीक है, क्या है? कथा साहित्य। ठीक है, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी। उपन्यास, ठीक है, उपन्यास है। उपन्यास, कहानी, नाटक। क्या है? कहानी, नाटक। ठीक है, नाटक है। एकांकी, रेखा चित्र। ठीक है, क्या है? एकांकी, रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र। संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। संस्मरण, ठीक है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है,
यात्रा वृतांत। आत्मकथा जीवनी क्या है? आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा है, जीवनी है। ठीक है, जीवनी। पत्र, डायरी, आलोचना। पत्र है, डायरी है, ठीक है, आलोचना और रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज तो मुख्य हो जाएगा, आलोचना, रिपोर्टाज। ठीक है, अन्य। ठीक है, रिपोर्टाज आदि। आदि का मतलब जो अन्य है, यानी हमने जो 5 मुख्य विधाएं बताई उसके अलावा जैसे एकांकी है, रेखा चित्र, संस्मरण है, ये अन्य के अंतर्गत आते हैं। तो गद्य साहित्य का ये सभी विधाओं का भी हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, वो है दोस्तों हमारा कथा साहित्य पर आधारित। क्या है? कथा साहित्य पर आधारित। ठीक है, कथा साहित्य पर आधारित, कथा साहित्य पर आधारित। ठीक है, अब कथा साहित्य पर आधारित किस तरह से होंगे? देखो, 3 प्रश्न सप्रसंग व्याख्या, 3 प्रश्न होंगे दोस्तों। ठीक है, 3 प्रश्न होंगे, यानी उनकी सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या भाव सौंदर्य है। क्या आएगा उसमें व्याख्या के अंतर्गत? भाव सौंदर्य है। ठीक, जैसा कि हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिल्प सौंदर्य है। ठीक है, क्या होगा? शिल्प सौंदर्य। अब चूंकि प्रश्न पेपर तो हमारा कैसे होगा? एमसीक्यू बेस पर होगा, तो यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होंगे, लेकिन प्रश्न व्याख्या से संबंधित जो है एमसीक्यू पर यानी विकल्प पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि इसमें क्या है, इसका भाव क्या है, अलंकार क्या है, भाषा शैली क्या है, भाव सौंदर्य, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य। अब ये किस पर आधारित होंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे अमीर खुसरो विद्यापति क्या है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो विद्यापति। ठीक है, विद्यापति की पदावलियां जो होती हैं। ठीक है, विद्यापति। ठीक है, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, उन्हीं से संबंधित रहेंगे। कबीर, दादू, रैदास, नानक। ठीक है, नानक। जयसी, तुलसीदास, कौन कौन से हैं? जयसी मलिक मोहम्मद जयसी हैं। ठीक है, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। नेक्स्ट केशव, सूरदास, मीराबाई। केशव, सूरदास। ठीक है, सूरदास, मीराबाई। ठीक है, मीराबाई। इसके बाद देखिए, रसखान देव, घनानंद बिहारी। रसखान, रसखान देव, घनानंद बिहारी। अलग अलग है, सभी ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, बिहारी। बिहारी के बाद देखिए, मतीराम सेनापति, पद्माकर, जो हमने मतीराम सेनापति। ठीक है, पद्माकर, पद्माकर। इसके बाद देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, दिनकर यानी रामधारी साहब दिनकर। ठीक है, दिनकर, दिनकर। बद्री नारायण चौधरी, महावीर प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, महावीर प्रसाद। ठीक है, महावीर प्रसाद। ठीक है, महावीर प्रसाद के बाद देखिए दोस्तों, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरियोग, मैथिली शरण गुप्त। श्रीधर पाठक, हरियोग, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। ठीक है, पंत जी। हरिवंश राय बच्चन, निराला, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को देखो बीच में दे दिया, निराला को बाद में दिया, जबकि निराला, पंत और ये जो है हमारे क्या है, छायावाद के आदर्श स्तंभ, मुख्य आदर्श स्तंभ माने गए हैं। ठीक है ना, तो निराला। नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल,
नरेंद्र शर्मा, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नागार्जुन मुक्तिबोध, कौन है? नागार्जुन मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। रघुवीर केदारनाथ सिंह, कौन है? रघुवीर है, ठीक है। केदारनाथ सिंह है, ठीक, केदारनाथ सिंह है। नेमचंद जैन प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, ठीक है। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गिरिजा कुमार माथुर, ये जो हमने पहले पढ़े दोबारा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। अज्ञे भवानी प्रसाद मिश्र, कौन है? अज्ञे भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, मिश्र। धर्मवीर भारती शंभुनाथ सिंह, कौन है? धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह, ठीक है। यानी कि अब इसमें आपको एक बात और बताइए, जो दिए इसमें एक संकेत दिया है एडीयू के द्वारा, कि संकेत क्या दिया है इन्होंने? ये कहा है कि जो एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ी, मैं यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ कि एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ी, एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ी, ठीक है। पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त लेखकों, ये जो दिए हुए हैं लेखक और कवि, यानी उपरोक्त लेखकों, ठीक है, लेखकों, कवियों, ठीक है, कवियों की प्रसिद्ध रचनाएं, कवियों की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, एमए के पाठ्यक्रम तक, यानी दिल्ली का जो DSSB का जो सिलेबस है या DU का जो सिलेबस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, वो आपको ध्यान में रखना। और लगभग अगर हम बात करें VHU की, DU की, इनके लगभग सिलेबस समान ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। तो एमए तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, उसी से जो रचनाएं हैं कवियों की या लेखकों की जो रचना है उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, संकेत बिंदु यहाँ पर एग्जाम, यहाँ पर बोर्ड के द्वारा बोर्ड के द्वारा DU के द्वारा बता दिया गया है, ठीक है। तो हमने जैसे एमए में क्या पढ़ी, कामायनी पढ़ी है, ठीक है। हम कहे गोदान पढ़ा है, मेला आंचल पढ़ा, ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ रखे। विद्यापति की पदावली भी हमने पढ़ रखी है, सूरदास के भ्रमर गीत को पढ़ा है, ठीक है, उद्धव शतक को हमने पढ़ा है, और पत्रकारिता पढ़ा है जो आपके सिलेबस में भी आपके बाद में आएगा। DSSB की जो हिंदी की PGT की वैकेंसी है उसके अंतर्गत पत्रकारिता से संबंधित भी है, तो वो सब हमने एमए में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस में पत्रकारिता, तो ये सभी आपके जो है इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो 4th नंबर पे है वो है दोस्तों अब यहाँ पर हमने पहले दिया था, यहाँ पर भी आपका नेक्स्ट आ रहा सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण, ठीक है। वहां शिल्प सौंदर्य था, यहाँ आशय स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, ठीक है। पहले क्या था? शिल्प सौंदर्य, यहाँ आशय स्पष्टीकरण, ठीक है। पर आधारित, ठीक है, पर आधारित क्या होगा? विषय परक प्रश्न होंगे, आधारित विषय परक प्रश्न, यानी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। किसे? व्याख्या और आशय स्पष्टीकरण से संबंधित। अब यहाँ पर कौन कौन से होंगे ये बता देते हैं आपको। तो देखिए भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे, किस पर होंगे? भाषा शैली पर आधारित प्रश्न, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार स्वेदी, इन सब से संबंधित हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनके नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। किस किस होंगे? भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु है, रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखिए प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र से संबंधित होगा, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, कौन से? धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। निर्मल वर्मा, रेणु,
निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, रेणु, ठीक है रेणु, कृष्णा सोपती, कृष्णा सोपती, ठीक है। भीष्म साहनी शेखर जोशी, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, ठीक है शेखर जोशी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया, इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ममता कालिया। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे दिया मैंने ताकि आपको याद रहे कि व्याख्या और स्पष्टीकरण से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आते हैं नंबर 5 पर, कवियों व लेखकों के व्यक्तित्व। अब यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कवियों लेखकों के व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए कवियों व लेखकों के व्यक्तित्व, ठीक है, कवियों लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित, क्या होगा व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व व औचित्य पर आधारित, ठीक है, क्या होगा औचित्य पर आधारित, औचित्य पर आधारित, आधारित एक प्रश्न, एक क्या होगा एक प्रश्न, ठीक है एक प्रश्न, ठीक है, जिनके भाग होंगे, किस कौन से भाग होंगे, देखिए जिनके भाग होंगे, जिनके भाग होंगे, यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध, ये क्या होगा कि यह प्रश्न हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के, प्रसिद्ध कवियों, ठीक है, व लेखकों के, लेखकों के जीवन परिचय, क्या होगा जीवन परिचय, ठीक है, साहित्यिक रचनाएं, उनका जीवन परिचय पूछा जा सकता है, उनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी है आपसे ये पूछा जा सकता है, रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे, वह भाषा शैली, ठीक है, भाषा शैली पर आधारित होंगे प्रश्न, ठीक है आधारित होंगे। तो ये प्रश्न इस तरह से, आगे इसमें कुछ प्रश्न जो होंगे आपके वो किससे होंगे, लेखकों व कवियों के व्यक्तित्व और औचित्य पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा व्याकरण का पार्ट आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, व्याकरण भी देख लेते हैं, अभी हमने साहित्य देखा, गद्य देखा, ठीक है, और ये देखा, अब देखते हैं व्याकरण। तो सबसे पहले अगर हम व्याकरण की बात करें तो शब्द विचार, ठीक है, क्या है शब्द विचार, ठीक है, शब्द विचार एवं शब्द भंडार, एवं शब्द भंडार, शब्द भंडार, शब्द भेद, ठीक है, नेक्स्ट होगा शब्द भेद, ठीक, शब्दों के भेद कितने हैं, अर्थ क्या है, ठीक है, ठीक है, रचना स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से, रचना स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से शब्द भंडार पूछा जाएगा, ठीक है, शब्द भंडार, पर्यायवाची विपरीतार्थक, कौन कौन से होंगे पर्यायवाची, तो शब्द भंडार में आपके सब पर्यायवाची है, विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक, ठीक है, विपरीतार्थक हो गया, एकार्थी अनेकार्थी, व्याकरण में आपके क्या क्या रहा है एकार्थी होगा, ठीक है, अनेकार्थी होंगे, ठीक है, अनेकार्थी नहीं, एक शब्द के अनेक जो अर्थ होते हैं, शब्द युग्म जो होते हैं आपके, यानी शब्दों का जो जोड़ा होता है, ठीक है, वो पूछा इसका शब्द युग्म, शब्द निर्माण में आपके जो होगा वो होगा दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, शब्द निर्माण में क्या आता है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय और समास दोनों ही आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय और समास, तो ये आपके पूछा जाएगा, समास को यहाँ लिख देती हूँ, वहां पे दिक्कत नहीं आए तो समास पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये आपका व्याकरण हो गया। अब आते हैं हम पद विचार पर, ठीक है, तो समास और संधि नीचे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो देखते हैं पद विचार, ठीक है, पद विचार में देखिए क्या क्या है आपका आ जाएगा, पद विचार पदबंध, यानी पदों के बंद समूह जो था पदबंध कहलाता है, ठीक है, पदबंध होगा, पद परिचय आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पद परिचय हो जाएगा ये, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, अब पद परिचय है तो इसका मतलब पद परिचय में तो सारी व्याकरण आती है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, विशेषण है आपकी, ठीक है, क्रिया है,
क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो अगर हम पद परिचय की बात करते हैं तो पद परिचय में सारे टॉपिक इंक्लूड जाते हैं, विशेषण हो गया, ठीक है। अब आते हैं पदबंध की हम बात करें, ठीक है। ये तो पद विचार था, पद परिचय था। पदबंध की अगर बात करें तो इसके पदबंध के भेद कितने हैं, 4 भेद बताए गए, वो आपको देखेंगे। प्रयोग किस प्रकार से होता है और इसका इनका पद परिचय कैसे दिया जाता है पदबंध का, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वो है आपका वाक्य विचार। क्या है दोस्तों? वाक्य विचार। ये तो पद से संबंधित है। अब आते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार की बात करें तो वाक्य संरचना, इन वाक्यों की संरचना किस प्रकार होती है, ठीक है। पहले सबसे पहले वाक्य संरचना यानी स्वरूप निर्माण कैसे होता है, ठीक है, वाक्य संरचना। अब आते हैं वाक्य भेद, ठीक है। वाक्य भेद कितने हैं, किस आधार पर बताए हैं वाक्य भेद। तो यहाँ पे अर्थ पहले पूछा जाएगा, फिर इसका पूछा जाएगा रचना की दृष्टि से वाक्य, ठीक है। रचना की दृष्टि से, ठीक है। रचना की दृष्टि से क्या होगा? वाक्य परिवर्तन। क्या होगा? वाक्य परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण, संश्लेषण। और दूसरा होगा वाक्य विश्लेषण, ठीक है। ये सभी आपसे पूछे जाएंगे वाक्य विचार के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो है वो होगा दोस्तों, हमारा है संधि। अब चूंकि शब्द भंडार में आपके आ ही चुका था समास, तो अब यहाँ पर संधि आएगा, ठीक है। तो संधि में आपको तीनों ही पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। पहला स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि आपको हो गई आनी चाहिए। व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरी है वो है विसर्ग संधि, ठीक है। तीनों संधियों का आपको विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है। क्या करना है? विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब आता है दोस्तों हमारा वो है 10वां पॉइंट। तो 10वें में अगर हम ना देखें तो क्या आता है हमारा? अपठित बोध। तो अपठित बोध वो जो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन गड़बड़ नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, यानी कि हमें ध्यान रखना है जब हम अपठित बोध को पढ़ रहे हैं तो ध्यान पूर्वक जो प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम के दौरान उसको ध्यान से जवाब देना है, ठीक है ना। क्योंकि वो हमारे लिए अनसिन पैसेज की तरह ही है। अनसिन पैसेज ही होता है अपठित बोध। बस हमारे नॉलेज को परखा जाता है, स्किल को, कि हमें कितना नॉलेज है। तो हो सकता है वो व्याकरण से संबंधित देते, रचना से संबंधित देते, शिल्प से संबंधित देते, भाव से संबंधित प्रश्न कैसे भी दे सकता है वो प्रश्न, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है। तो काव्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे अपठित बोध पर, ठीक है। अपठित बोध किस पर होगा? काव्यांश पर आधारित। काव्यांश पर आधारित, ठीक है। काव्यांश पर आधारित होगा आपका, ठीक है, प्रश्न। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि कुछ भी ऐसा भाव और शिल्प सौंदर्य, तो हमने देखो भाव सौंदर्य बताया आपको, ठीक है। भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, ठीक है। अब आपसे ऐसे लिखने को नहीं पूछा जा रहा है कि इसको लिखो, इसका सॉल्यूशन आपसे सिर्फ पूछा जाएगा। वहां पे विकल्प होंगे, वहां पे विकल्पों में से आपको जवाब देना होगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है आपका, क्या जाएगा? गद्यांश। ये अपठित बोध था, ये गद्यांश हो जाएगा आपका, ठीक है। गद्यांश अपठित गद्य। साहित्यिक और वर्णनात्मक दोनों हो सकता है ये, ठीक है। साहित्यिक भी हो सकता है, वर्णनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है गद्यों का। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों हमारा समसामयिक विषय, यानी वर्तमान में जो चल रहे हैं उन समसामयिक विषयों से संबंधित प्रश्न भी क्या है एग्जामिनर पूछ सकता है। तो समसामयिक विषयों की यानी करंट जो टॉपिक्स है उन पे भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे हम वर्णनात्मक विषय, इसमें कोई सा भी आ सकता है, साहित्य से संबंधित होगा ऐसा कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वर्णनात्मक विषय होगा आपका, ठीक है। इसमें सृजनात्मक विषय भी आ सकता है, ठीक है। क्रिएटिव वो हो सकता है, मतलब सृजनात्मक विषय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें साहित्यिक विषय भी आ सकता है। कौन सा है? साहित्यिक विषय भी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखने हैं कि वो जो आपका समसामयिक विषय वो वर्णनात्मक, सृजनात्मक, साहित्यिक तीनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वो है हमारा काव्य शास्त्रीय अध्ययन, ठीक है। अब ये काव्य शास्त्रीय अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है काव्य शास्त्रीय अध्ययन के विषय में, ठीक है। क्यों? क्योंकि काव्य शास्त्रीय जो अध्ययन होगा हमारा वो दोस्तों क्या होगा कि ये जो होगा हमारा काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जैसे हम कहते हैं कि 6 संप्रदाय हैं, ठीक। काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हम कहते हैं रस है, अलंकार है, ठीक है, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और चित्त सिद्धांत ये बताए गए। तो इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं काव्य शास्त्र में। अब काव्य शास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या, पहले इसको देख लेते हैं। देखते साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य। साहित्य क्या है, यानी कि क्या पूछेगा? साहित्य का अर्थ, ठीक है। साहित्य का अर्थ, ठीक है। स्वरूप, उद्देश्य, क्या स्वरूप है उसका, ठीक है। स्वरूप, उद्देश्य क्या है,
ठीक है, उद्देश्य, साहित्य की विविध जो है विधाएं, हमने जैसे गद्य की विधाएं को देखा था, इसी प्रकार से साहित्य की विधाएं होती है। साहित्य की विविध विधाएं, ठीक है, उन विधाओं को हमें अध्ययन करना होगा विस्तृत रूप से। विविध विधाएं, ठीक है, विविध विधाएं हो जाती हैं। इसके बाद आता है रस मीमांसा, ठीक है, रस मीमांसा। अब रस मीमांसा क्या है, यानी रस का स्वरूप क्या है, औचित्य क्या है, अर्थ क्या है, भेद क्या है, ये सभी हमें विस्तार से पढ़ने होंगे रस मीमांसा में। यानी इस टॉपिक के अंदर अगर रस आ गया, रस जैसे कि भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना था, तो अब इस रस से संबंधित रस का महत्व क्या है, रस के स्वरूप क्या है, रस के अवयव क्या है, रस के तत्व क्या है, ये सभी हमने विस्तार से पढ़ने होंगे, ठीक है। तो रस मीमांसा में यानी सभी रसों का ज्ञान होना चाहिए। 10 रस जो हिंदी साहित्य में बताए गए, उन 10 रसों का अर्थ और उनका जो तत्व है, भेद है, स्वरूप है, सभी हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, ठीक है। तो सभी रसों का ज्ञान आ गया इसमें। अब चूंकि रस की बात कर रहा है एग्जामिनर, सभी रसों का ज्ञान हमें होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान हो गया। काव्य को आत्मा के रूप में, काव्य को आत्मा के रूप में, जैसा कि आत्मा के रूप में रस को माना, ठीक, इसने भरत मुनि ने माना, ठीक है। रस मीमांसा, ये रस मीमांसा भी हो जाएगा हमारा, जैसा कि अभी हमने बताया, ठीक है। रस मीमांसा शब्द शक्ति, तो रस मीमांसा हो गया। यानी काव्य शास्त्र में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 संप्रदायों को माना गया है, और 6 संप्रदायों का भी हमें विस्तार से अध्ययन करना होगा। इसमें नहीं है, लेकिन काव्य शास्त्र से अध्ययन दिया हुआ, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छंद क्या है, जैसे अलंकार क्या है, रस क्या है, ठीक है, रीति क्या है, वक्रोक्ति क्या है, औचित्य क्या है, ठीक है, ध्वनि क्या है, इन सभी को, क्योंकि ये काव्य शास्त्र के क्या माने गए, आत्म माने गए। किसी ने अलंकार को माना, किसी ने वक्रोक्ति को माना, जैसे कुंतक वक्रोक्ति को मानते हैं, ठीक है ना, वक्रोक्ति को माना, किस किसने किस प्रकार से माना, वो हमें विस्तार से पढ़ना होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो शब्द शक्ति है, तो शब्द शक्ति देख लेते हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ रही है हमारी शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए वो आ जाती है हमारी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 शक्तियां बताई गई हैं, ठीक है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है, ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं काव्य गुण क्या है। काव्य गुण कौन कौन से, काव्य गुण भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से, प्रसाद, माधुर्य और ओज। प्रसाद, माधुर्य और ओज, तो इनका भी हमें विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। ओज हो गया, ठीक है, ये तीनों का हमें विस्तार से वर्णन करना होगा। अब जब काव्य गुण है तो काव्य दोष भी होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे काव्य दोष भी होंगे हमारे, ठीक है। तो काव्य दोष में क्या है, जैसे हम बात करते हैं, इनकी विस्तृत जानकारी हमें पढ़नी पड़ेगी। काव्य दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ठीक है, तो इनकी विस्तृत जानकारी हमें देखनी होगी, किस किस कारण से काव्य में दोष उत्पन्न होता है, विस्तृत जानकारी। इसके बाद देखते हैं छंद ज्ञान। छंदों का ज्ञान भी हमें होना जरूरी है। जब अलंकार पढ़ा तो छंद भी पढ़ने पड़ेंगे। अब छंद 2 प्रकार के हैं। कौन से, एक आते हैं आपके वर्णिक आते हैं और एक मात्रिक आते हैं, ठीक है। वर्णिक और मात्रिक 2 प्रकार के छंद हैं, उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे वसंत तिलका है, उपेंद्र वज्रा है, ये सभी छंदों को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अलंकार। तो ये 6 के 6 हमारे साथ आ गए हैं, ठीक है। जैसे अलंकार में हम देखते हैं शब्द अलंकार, ठीक है, शब्द अलंकार हो जाएगा हमारा, ठीक है। शब्द अलंकार में जैसे कि हम कहते हैं 3 भेद है, यमक, अनुप्रास और श्लेष। और दूसरा भेद आता है अर्थ अलंकार, ठीक है। अर्थ अलंकार में हमारे 7 भेद माने गए हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यमक है, अनुप्रास है, उपमा है, अनुप्रास, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये सारे हमारे अर्थ अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार के जो दोनों भी उभय अलंकार जो दोनों के अंतर्गत पाए जाते हैं, और कुछ एक तो वह नए अलंकार जो कि नया स्वरूप लिए हुए हैं, तो उनके विषय में भी हमें पढ़ना हो। तो ये सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, तो दोस्तों ये तो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लेखन कौशल व पत्रकारिता। क्या जाएगा, लेखन कौशल, लेखन कौशल व पत्रकारिता, पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता हो गया, लेखन उसमें। अब पत्रकारिता से संबंधित विषय हमें पढ़ेंगे, क्योंकि पत्रकारिता से संबंधित कौन कौन से विषय है। पत्रकारिता से संबंधित विषय वो सभी हमें ध्यान पूर्वक समझने होंगे। जैसे
कोई भी घटना का वर्णन जब किया जा रहा है पत्र में, पत्रकार के संबंध में, ठीक है, तो उसमें 6 ककार मुख्य भूमिका निभाते हैं। मुख्य होते हैं 6 ककार, यानी घटना जो है कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्या किस समय हुई। तो इस समय ये जो ककार होते हैं इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, तो ये हमें ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है ना। अब प्रिंट मीडिया भी देखना होगा हमें, प्रिंट मीडिया क्या है, ठीक है, क्या है प्रिंट मीडिया, तो ये हमें समझना होगा। प्रिंट मीडिया में जैसे समाचार संपादकीय है, प्रिंट मीडिया में क्या क्या आती है, समाचार और संपादकीय है, ठीक है, ये हमें ध्यान से समझने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिपोर्ट, आलेख, जो से और बहुत सारे हैं, जैसे रिपोर्ट है, ठीक है, आलेख है, पत्रकारिता के संदर्भ में आते हैं ये सभी, ठीक है। आलेख है, जैसे हम कहते हैं फीचर लेखन है, ठीक है, क्या है फीचर लेखन, ठीक है। फीचर लेखन के बाद बात करें तो हम साक्षात्कार, जैसा कि हम साक्षात्कार में देखते हैं कि आप पाठ्य पुस्तकों में देखते हैं कि 7वीं 8वीं की पुस्तकों में, एनसीईआरटी में जब धनराज पिल्ले के साक्षात्कार को दिया हुआ है, तो साक्षात्कार भी क्या है, किस प्रकार से लिया जाता है, क्या महत्व है इसका, तो ये सभी के विषय में हम पत्रकारिता के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, दूरदर्शन के लिए क्या है लेखन, किस प्रकार का होना चाहिए, क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक है विज्ञापन लेखन, ये सभी हमें पत्रकारिता के अंतर्गत ध्यान पूर्वक समझने होंगे। तो ये तो पत्रकारिता से संबंधित होता है। तो आखिरी जो हमारा होता है दोस्तों हिंदी साहित्य में पीजीटी DSSB के अंतर्गत, वो है हमारा काव्य शास्त्र। क्या हो जाएगा, काव्य शास्त्र, ठीक है। तो काव्य शास्त्र में देखिए आधुनिक काव्य, अब वो हमने काव्य शास्त्र पढ़ा उसमें हमारे प्राचीन और पुराने थे, लेकिन यहाँ पे आधुनिक काव्य हमें पढ़ने होंगे कि आधुनिक काव्य में कौन कौन से कवि के द्वारा। नाटक और रंगमंच, क्या है नाटक और रंगमंच, नाटक और रंगमंच। विशिष्ट रचनाकार, क्या है विशिष्ट रचनाकार, ठीक है, विशिष्ट रचनाकार। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, ठीक है। इसके साथ ही हमें देखना होगा हिंदी आलोचना, क्या होगा हिंदी आलोचना। ये तो ये आपके काव्य शास्त्र से संबंधित टॉपिक्स है सारे, ठीक है। जैसा कि आधुनिक काव्य के विषय में हम देखना है, नाटक क्या है, रंगमंच किस प्रकार क्या आता है, विशिष्ट रचनाकार कौन कौन से हैं आधुनिक काव्य के संदर्भ में, भाषा विज्ञान का क्या महत्व है, भाषा वैज्ञानिक जो है क्या महत्व है इसका, हिंदी भाषा के विषय में हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, हिंदी आलोचना के विषय में हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी जैसे हिंदी आलोचना की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हिंदी आलोचना के अंतर्गत सबसे पहले अगर नाम किसका आता है, तो वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, प्रभाकर माचवे हैं, रामविलास शर्मा जी है, ठीक है, राजकुमार वर्मा है, निर्मला जैन है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये हिंदी भाषा के आलोचक हैं जिन्होंने हिंदू की आलोचना की है, तो ये आलोचना के अंतर्गत आते हैं, तो इनके विषय में हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो ये तो दोस्तों हो जाता है आपका DSSB PGT हिंदी का। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने कहा कि टोटल आपका जीपी, जैसे हमने देखा कि भाषा, तो अगर हम विस्तार से अगर एक टॉपिक्स वाले, भाषा हो गया आपका, ठीक है, आपका साहित्य हो गया, ठीक है, साहित्य हो गया, इसके साथ आपका हो जाता है काव्य शास्त्र, ठीक है, क्या आता है काव्य शास्त्र। इसके बाद आता है आपका पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता, यहाँ पे आता है आपका व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, और ये आ जाता है आपका शिक्षण। तो शिक्षण में भी आपको बता देती हूँ, बताया नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहाँ इन सभी पर जो है विस्तार पूर्वक यानी विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विस्तृत अध्ययन हमें करना पड़ेगा। यानी ये टॉपिक्स होंगे, भाषा होगी, साहित्य होगा, काव्य शास्त्र होगा, पत्रकारिता होगा, व्याकरण होगा, शिक्षण होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा वो उसमें रहेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के विषय में भी यहाँ पे बता देती हूँ आपको। देखिए तो यहाँ पर आपके जो टीचिंग एजुकेशन है मेथोडोलॉजी होगी, तो इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें टीचिंग एजुकेशन की बात करें तो लर्निंग एंड टीचिंग आएगा आपका, पहला कौन सा होगा लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग होगा, ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग होगा, किसमें इसी पेपर के साथ होगा आपका। दूसरा आपका आएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है,
ये आपका होगा। तीसरा आपका होगा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड आपका होगा सब्जेक्ट्स। ठीक है। चौथा रहेगा आपका, इसमें रहेगा जेंडर स्कूल सोसाइटी। ठीक है। पांचवा रहेगा आपका यहाँ पर पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। पेडा पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है। छठा रहेगा आपका यहाँ पर नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके किसमें आ जाएंगे, ये आएंगे आपके टीचिंग एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी के अंदर। ठीक है। मेथडोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पर ये हो गया जनरल जो पेपर होगा, जनरल पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। और आपका जो सब्जेक्ट है, जो जैसे कि मैंने पिछले बताया था आपको, यानी आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट रहेगा पीजी एमए के पाठ्यक्रम तक जो आपने पढ़ा है, यानी जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी 300 का होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/4 जो है आपका कट जाएगा अगर गलत उत्तर देते हैं। यानी 4 गलत उत्तर देते तो आपका 1 नंबर डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट, ठीक है, डिडक्ट हो जाएगा, आपका 1 नंबर जो है आपका कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका सिलेबस। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इसे ध्यान रखिए कि जो सिलेबस है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। DSSB के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस पे फोकस करना है, ताकि हम टॉपिक्स को समझ सके कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से लिए गए हैं DSSB के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन कौन सा ये दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।